हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे बीपीएससी और भी जो होने वाली एग्जामिनेशन है, अदर स्टेट पीसीएस का, जैसे जेपीएससी आरएएस का, जैसे डेट डेट जैसे इनके जो डेट समय नज़दीक आ रहा है, विद्यार्थियों का धड़कन बढ़ने लगे हैं। पर दोस्तों, तनाव लेने की कोई बात नहीं है। जो करंट अफेयर की सीरीज है, आपके बहुत सारा जो एनर्जी को बचा देगा। आप उस एनर्जी को अपने और जो सब्जेक्ट जो कमज़ोर ज़ोन है, वहाँ पे आप लगाइए। करंट अफेयर का पूरे जो 2023 और 2022 का जो कुछ महीने का हम कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है आपको पूरा मिल जाए। मतलब जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से, वो सारे पे काम किया जाता है और आपका उससे रिलेटेड बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप अपने और दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत करिए, और ये जो वीडियो से जो कुछ महत्वपूर्ण अगर आपको लगता है, वैसे तो सारे ही इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, एक नोट्स तैयार कर लीजिए और इसी को रिवाइज करिए, आपका संकट पार हो जाएगा बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, अगला जो घटनाक्रम है, आईएमएफ ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। देखिए, ध्यान देखिए, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में उसे शामिल किया है। और उसके थ्रू जो मैगजीन प्रकाशित किया जाता है, आउटलुक, उसमें इसको मेंशन किया है। जैसे भारत की जो जैसे ये अनुमान लगाया है आईएमएफ ने कि जो भारत का 2024 में जो डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड डोमेस्टिक डिमांड 6.8% रहने की अनुमान है, जो कि बहुत बड़ी होती है। और 2023 में ये जो डिमांड था 6.1% है। जबकि पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया को या एशिया के और भी जो जितने भी डेवलपिंग नेशन है या डेवलप नेशन है, उन सबको देखा गया है कि उनकी जो 2024 तक 5 पॉइंट, जैसे उनके एशिया के जो भी विकासशील या विकसित देश हैं, उनके विकास दर या डिमांड 5.3% रहने का है। मतलब पूरी एशिया का 5.3 और भारत का 6.8। इसलिए भारत को दुनिया के सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है। समझ गए दोस्तों? जबकि इधर बहुत सारे जो जैसे कोरोना और बहुत सारे आपदाओं के बावजूद भी भारत ने अपनी विकास कदम को मेंटेन करके रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला जो इंफॉर्मेशन है आपको, अगला इंफॉर्मेशन है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा तेजी से आप इसे रिवाइज करिएगा। अगला है कि यात्सो या यात्सो ये जो यात्सो क्या है, अब जरा सोचिए। ये ये लद्दाख का एक जगह है जो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल होने वाला है। यह क्या है? लद्दाख का, जैसे एक जो झील है, एक लद्दाख का एक झील है, वहाँ पे डिफरेंट प्रकार का जो बायोडाइवर्सिटी है, तो इसीलिए इसको लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल या याद ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल में शामिल किया गया है। समझ गए? देखिए, लद्दाख बिल्कुल नए नए नवेली होते हैं ना कि यूनियन टेरिटरी है। और ये यायात्सो बहुत खूबसूरत झील है। मतलब ये यायात्सो एक झील है, अब बड़ा खूबसूरत झील है। और जो विदेशी जो पक्षियों का जो माइग्रेटरी बर्ड है, ये उसके लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ पे
जैसे बोलते हैं ना कि जो काली गर्दन वाली जो क्रेन पक्षी है, काली गर्दन वाली जो क्रेन है, क्रेन जो जैसे स्विट्जरलैंड या जो पश्चिमी देशों से जो आता है, उसका एक प्रमुख स्थल है ये यायात्सो झील। ध्यान रखिएगा, यायात्सो झील लद्दाख में है और ये लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल है। ये जो काली गर्दन वाली जो क्रेन पक्षी का एक अच्छा डेस्टिनेशन है, मतलब एक अच्छा प्रजनन स्थल है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काली गर्दन वाली जो क्रेन पक्षी का प्रजनन स्थल है और काली गर्दन वाली एक प्रसिद्ध माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है दोस्त, अब अगला देख लीजिए, अगला इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगला इंफॉर्मेशन है कि कर्नाटक के टुमकुरू, कर्नाटक कर्नाटक का तुमकुरू, तुमकुरू कर्नाटक का तुमकुरू एक स्थल है। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण का कारखाना बनाया जा रहा है और ये HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। समझ गए? इस जो तुमकुरू जो हेलीकॉप्टर का खाने की खूबी क्या होगा, ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएगा, मतलब छोटे मोटे काम के लिए बनाएगा। फिर लाइट कॉम्बैक्ट मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर भी बनाएगा, जैसे आदमी जो बहुत सारे जैसे कामों का, जैसे मान लीजिए आदमी को ले जाना है, रसद खाने पाने का सामान ले जाना है, या छोटे मोटे मान लीजिए कुछ जैसे टेररिस्टों पर नजर रखना है, या मान लीजिए कुछ हेलीकॉप्टर को मरम्मत करना है, तो इनके लिए भी कुछ टूल या सामान को ढोने ले जाने वाला है, तो इसको भी करेगा। जैसे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इसको भी करेगा, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इनके लिए भी करेगा। और सबसे बड़ी है कि ये एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना बनेगा। ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के तुमकुरू में, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब अगला देख लीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। अगला है इंदौर से रिलेटेड है। इंदौर भारत की पहली शहर है जिसने, मतलब इंदौर भारत की पहली शहर है जो अपना बॉन्ड जारी अपना जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इंदौर भारत की पहला शहर निकाय है जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका एफिलिएशन मिल गया, उससे सूचीबद्ध हो गया है ये। और ये क्या करेगा, बंड के जिससे बॉन्ड के थ्रू कुछ पैसे ये प्राप्त करेगा, उस पैसे का इस्तेमाल करेगा शहर में सोलर लाइट व्यवस्था में, फिर वहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था में, कि मतलब शहरी लोगों को एक स्वच्छ और नियमित जल की उपलब्धता मिलता रहे। तो ये मतलब भारत के एक नई प्रकार का इनिशिएटिव है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इंदौर लगातार मतलब 4-5 सालों से देश का सबसे साफ सुथरा शहर में शुमार किया जा रहा है। इसको कई एक बार इसे साफ सुथरा शहर का इसे मतलब पुरस्कार मिला है। नीति आयोग के द्वारा, भारत सरकार द्वारा भी बहुत बार पुरस्कृत किया गया है। और ये भी इसकी एक नई पहचान बनी कि ये भारत का पहला शहर है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा ये। अगला घटनाक्रम है रिलायंस। रिलायंस एक भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो हाइड्रोजन से चलने वाली एक हेवी ट्रक का निर्माण करता है। तो ये भी लिख लीजिए, रिलायंस हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रक निर्माण पे काम कर रहा है ये। रिलायंस
हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रक, उसका नाम रखा है इंडिया एनर्जी से। इसे जो लॉन्च किया गया है इंडिया एनर्जी वीक में। इंडिया एनर्जी वीक में इंडिया एनर्जी वीक ये मनाया गया है। ये मनाया गया बेंगलुरु में। बेंग, बेंगलुरु में मनाया गया है। एम, और यहीं पे इसका लॉन्च किया गया है। ये हेवी ड्यूटी ट्रक है, ये छोटे मोटे ट्रक नहीं, हेवी ड्यूटी ट्रक। जैसे बड़े बड़े जो सामानों को ढोने वाला होता है ना, उस प्रकार के ट्रक को। और H2IC टेक्नोलॉजी, H2ICE टेक्नोलॉजी, देखिए ये टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे ये अपने ऊर्जा के लिए, ये जो ट्रक है ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा। देखिए हाइड्रोजन बहुत ही मतलब ज्वलनशील है, लेकिन इसके कंबसन के लिए बहुत एक डिफरेंट प्रकार का, एक एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि बहुत कम है। देखिए इससे पहले भी वीडियो में बताए थे कि जो जर्मनी पहला देश है जिसने हाइड्रोजन हाइड्रोजन से चलने वाली रेलवे का परिचालन किया है। और चाइना एशिया का पहला देश है और दुनिया का दूसरा देश है जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुरुआत किया है। और भारत भी इस पे काम कर रही है कि भारत में जैसे जितने भी हमारे हेरिटेज साइट है, वहाँ पे जो जैसे मान लीजिए जो हेरिटेज जो रेलवे है, वहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाएगी। और भारत ने 8 कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया है जो हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट्स है वहाँ पे चलाएगी। और ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि रिलायंस ने हाइड्रोजन से चलने वाली एक हेवी ड्यूटी ट्रक इसको भी लॉन्च कर रहा है। और ध्यान रखिएगा यह भविष्य के जो ग्रीन मोबिलिटी, जिसे भविष्य में ग्रीन मोबिलिटी का एक क्रांति दूत बनेगा। क्योंकि देखिए भारत, देखते हैं जिसे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, देखिए भारत का लगभग 90% जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और सामान जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ये ट्रक के द्वारा ही किया जाएगा। तो समझिए अगर ये अगर चल गया तो कितना, जैसे पॉल्यूशन लेवल कितना कम होगा। अब भारत का जो ऊर्जा पे हम दूसरे देश पे जो निर्भरता है, इससे भी थोड़ा सा हमको राहत मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखिए, कुसुम योजना। कुसुम योजना ये बहुत पहले पढ़े होंगे, बड़ा प्रसिद्ध योजना है। जैसे कुसुम योजना को, कुसुम जो योजना है इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ में। देखिए कुसुम योजना है क्या, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। देखिए कुसुम योजना एक्चुअली शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ में। और इसका मेन इसका जो मोटिव था कि इसे मान लीजिए वहाँ के किसानों के खाली जगह पे सरकार एक सब्सिडाइज जैसे सोलर प्लेट से चलने वाली एक पंप प्रोवाइड करती थी। और जिससे मान लीजिए सिंचाई के समय में सिंचाई करते थे और बाकी समय में उस सोलर प्लेट से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता था, उसको सरकार कुछ कंपनियों को नोटिफाई किया था, कुछ कंपनियों को टेंडर दिया था कि वे कंपनी जैसे वो जो सोलर जो प्लेट से होने वाले जो विद्युत की प्राप्ति है उसको प्रोक्यूर कर लेती थी, खरीद लेती थी। तो इनसे उन किसानों को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाता था। और जानते बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जैसे छत्तीसगढ़ के मतलब ऐसे किसान जिसे कुछ ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे कुछ हो नहीं पाता था, तो वहाँ पे कुसुम योजना के तहत उन्होंने सोलर प्लेट या सोलर पैंप स्थापित करवा लिए। और सिंचाई के सीज़न में सिंचाई किए। अब बाकी जो सीज़न है मान लीजिए 8-9 महीने, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसकी वहाँ की कंपनियाँ खरीद लेती थी। तो किसान को एक एक अल्टरनेट इनकम का सोर्स भी बन गया था, दूसरा सिंचाई के साधन भी हो गए थे। तो ये योजना इतना पावरफुल या इतना आकर्षक हुआ कि सरकार इसे 26 तक और बढ़ा दिया। और बहुत सारे राज्य ने जैसे बिहार और भी राजस्थान और एमपी, इसने भी इस प्रकार की योजनाओं को कॉपी किया और अपने-अपने राज्य में बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। बिहार सरकार तो इस पे काम कर रही है और कर रही है इस पे, जैसे सोलर
पंप योजना पे। और पिछले बार जब इकोनॉमिक सर्वे बिहार का हुआ था तो कुछ शायद फंड का भी एलोकेट किया गया था। आगे जब इकोनॉमिक सर्वे बताएंगे तो वहाँ पे सारा डेटा मेंशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला आप देख लीजिए अगला घटनाक्रम। अगला बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का पहला जीवित विश्वविद्यालय का टैग प्राप्त किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। और इसको मिला है, इसका स्टेटस मिला है कि दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय। दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मतलब भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबके जो चांसलर होते हैं गवर्नर, लेकिन ये भारत का एक लौता विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, पहला कि ये दुनिया का पहला जीवित विश्वविद्यालय है, और दूसरा क्या है कि इसके भारत का इकलौता विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर कौन है, हमारे प्रधानमंत्री। और इसे 1951 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला घटनाक्रम है कि राजस्थान सरकार ने भरतपुर में डॉल्फिन और गैंडों के लिए एक चिड़ियाघर स्थापित करेगा। जैसे भरतपुर पहले से ही एक विटलैंड साइट है और जैसे अभयारण्य है, बड़ा प्रसिद्ध अभयारण्य है। वहाँ पे जैसे भरतपुर अभयारण्य में ही वेटलैंड एक C2 कंजर्वेशन के तहत, जैसे वेटलैंड एक्स इन C2 कंजर्वेशन के तहत किसका डॉल्फिन एवं जो गैंडे हैं, मतलब ये मेनली ये जैसे डॉल्फिन तो फ्रेश पानी का जीव है और गैंडा, इन दोनों के लिए मतलब अच्छा सुटेबल जगह मिला है, तो इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में यहीं तक, और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।